अगर किसी के पास आई सीरीज़ हो और उसे फील हो गया भाई ये स्लो है, तो आप अपनी रैम बढ़वाएं सिस्टम की, वो मसला आपका हल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है नीचे, जरा मैं इस वेबसाइट को आपको समझा रहा हूँ। हाँ, ये ब्लैक कैप्शन नज़र आ रही है आपको, बॉर्डर सा लगा हुआ है, तो इसके राइट साइड पर हमने क्या किया हुआ, सोशल मीडिया के कुछ अपने बटन ऐड किए हुए हैं। उसके बाद मेन्यू नज़र आ रहा है हमें, ये वाला मेन्यू डेस्कटॉप पर इस तरह नज़र आता है। ज़रा मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मोबाइल व्यू हो गया इसका। मुझे कैसे पता लगा ये मोबाइल व्यू हो गया, आपको कैसा पता लगेगा ये मोबाइल व्यू हो गया? मेन्यू बना हुआ आ गया ना। देखिए, जब मोबाइल पे किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो आजकल की जो लेटेस्ट वेबसाइट्स हैं उन्हें ऐसे खुलना चाहिए। ऐसी वेबसाइट भी होंगी जो ऐसे नहीं खुलेंगी, तो उन्हें हम बोलते हैं कि वो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स नहीं है। तो आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये सीधा सीधा तरीका था, मैंने विंडो छोटी की, फ़ौरन पता लग गया। यानी किसी भी वेबसाइट को चेक करना हो तो इस तरह हम फौरी तौर पर चेक कर सकते हैं कि वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक वेबसाइट और खोलूँ यहाँ पर और हम कहीं यार उसको देखते हैं क्या वो मोबाइल फ्रेंडली है, अगर ये पुराने मॉडल की होगी तो फिर मैं आपको बता पाऊँगा, शायद चेंज ना हो गई हो। नहीं, इसको भी हमने मोबाइल फ्रेंड, अब ये देखें हमने इसको देखना है कि ये मोबाइल फ्रेंडली है ना। इसका भी मेन्यू आ रहा है ना। जिसका ये मेन्यू ना हो बल्कि आप ही का मेन्यू पूरा नज़र आने की बजाय थोड़ा नज़र आना शुरू हो जाए, जो आपको डेस्कटॉप पे मेन्यू बार नज़र आ रही है उसी तरह नज़र आएगा, तो इसका मतलब होगा कि ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं बनी हुई। ठीक है, तो ये सबसे पहला टास्क तो यही होता है हमारा ऑप्टिमाइजर्स का, कि इससे पहला टास्क जो है याद रखेंगे, जब हम कहते हैं ना ऑप्टिमाइजेशन रैंक करना है वेबसाइट में, उसका जो पहला फैक्टर है वो यही है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होगी तो रैंक होगी। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, जितनी अच्छी बड़ी वेबसाइट हो रैंक नहीं कर सकते। तो पहले हमने फैक्टर जो इस पर इम्प्लीमेंट करवाना होता है वो मोबाइल फ्रेंडलीनेस करना होता है। ठीक है, कि मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाएँ वापस इस पर और इसी पे आ जाएँ वापस। उसके बाद ये क्या आ रहा है, लोगो। ये सारी चीज़ें मैं बता क्यों रहा हूँ आपको, ये इसलिए बता रहा हूँ आपने इनको एडिट करना है ना, ताकि आपको एडिट करने के लिए पता लगेगा आप कौन कौन से एलिमेंट को एडिट कर रहे हो, और आपको डायरेक्ट एडिट करवाना है। जैसे मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ऐसे एडिट करनी है, इसी तरह चीज़ें पिक करके हमें एडिट करनी है। अच्छा, उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, स्लाइडर्स। ये जो वेबसाइट का जो सबसे टॉप हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं स्लाइडर्स। ठीक है, जो एनिमेट हो रहे होते हैं और 5 से तस्वीरें आती हैं। अगर हम एज ए एसईओ एक्सपर्ट देखें तो रिकमेंडेशन नहीं है, यानी कि मैं एज ए एसईओ ऑप्टिमाइजर किसी भी क्लाइंट को यही कहूँगा कि भाई ये स्लाइडर ना लगाएं, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होती है। इसलिए इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट्स होते हैं। जावा स्क्रिप्टिंग जहाँ पर भी होगी और शुरू में अगर हम जावा स्क्रिप्टिंग लगा देंगे तो हमारी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी। तो हम रिकमेंड ये करते हैं जो एज ए प्रोफेशनल किसी को भी कि भाई ना लगाएं। ठीक है, अगर उसके बावजूद हो गया कि मुझे चाहिए, क्योंकि इसका अगर हम यूज़र एक्सपीरियंस देखें तो वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। मतलब यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि मतलब अगर रियल प्रैक्टिस देखें तो आज तक कितने लोगों ने, मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट में 5 स्लाइडर्स लगे हुए हैं, तो कितने लोग हैं जो 5 स्लाइडर्स देखते हैं? कोई भी नहीं देखता होगा। कोई भी किसी वेबसाइट पर आता है तो नीचे की तरफ को जाता है, ऐसे ही है ना। कभी रुक नहीं जाएगा तो पहले मैं इसके 5 स्लाइडर देखूँ फिर मैं नीचे जाऊँगा। इसका मतलब क्या होगा कि यूज़र एक्सपीरियंस भी कोई इतना अच्छा स्लाइडर्स का नहीं होता। लेकिन क्योंकि इस फॉर्मेट में है इसलिए भी हम इसकी बात करें कि अभी हम जो चीज़ बनाएंगे वो ये वाली चीज़ बनाएंगे। नीचे आ जाते हैं जी, और देखिए इसमें कितने लगाए हुए, इसमें हमने कम किए हुए हैं। ठीक है, इसमें कितने किए हुए हैं, सिर्फ 2 किए हुए हैं। उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, टेक्स्ट। कोई हेडिंग है तो कोई पैराग्राफ, ऐसी है तस्वीरें। अब अगर अपनी पूरी वेबसाइट को देखें तो यही कॉम्बिनेशन है जो नीचे चलेगा। देखें जरा, यही कॉम्बिनेशन है, कुछ नई चीज तो नहीं है। टेक्स्ट और तस्वीर, ऐसे ही है ना। और आते जाए, और ये क्या आ गया नीचे, मैप आ गया। समझ लो क्या हुआ, ये सारी चीजें मेरे कंट्रोल में। मुझे पता होना चाहिए कि जो मैप है कैसे लगा होगा, और अगर मुझे मैप को एडिट करना हो तो कैसे करूँगा। मुझे पता होना चाहिए कि ये जो इमेज लगा हुआ है ये कैसे लगा हुआ है, मुझे इमेज को ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे है, इमेज रिप्लेस कैसे होगा। मुझे पता होना चाहिए जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को मैंने कैसे मॉडिफाई करना है। इतना काम मुझे आ गया,
समझे, मुझे वेबसाइट एडिटिंग भी आ गई और मुझे एसईओ की जो प्रीरेक्विजिट है उसकी भी समझ में आ गई, क्योंकि मैंने तो वेबसाइट एडिटिंग कर दी है ना, किसी ने मुझे ऐसे वेबसाइट दे दी है कि भाई इसको रैंक करो। अब उसके बाद मैंने करना क्या, ना तो मैंने उसकी तस्वीरें चेंज करनी है मुझसे, ना ये समझे कि मैंने उसका टेक्स्ट 100% रिप्लेस करना है, लेकिन टेक्स्ट चेंज कराना मुझे पड़ सकता है। अगर तो किसी ने वेबसाइट कॉपी करवाई हुई, किसी की क्लोन का वेबसाइट बनी हुई है, इसका मतलब क्या होगा कि डुप्लीकेट वेबसाइट है। डुप्लीकेट वेबसाइट तो आएगी नहीं, ये तो ब्लैक हैट है, ठीक है, ये तो उस कैटेगरी में नहीं आती कि हम इसे रैंक करा सकें। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, मैं इसका कंटेंट चेंज करूँगा। अब कंटेंट कैसे चेंज करना है, इसका ये मतलब हुआ कि आपको वो थोड़ी बहुत इंग्लिश में आनी चाहिए। क्या है, अगर नहीं आती तो आप 3 में जो इंग्लिश आती है, ठीक है, सेकेंड के भाई ये पैराग्राफ है 5, इनको पढ़ो और इनको रीडाइट करो। लेकिन रीडाइट इस तरह करना है कि ये वाला टेक्स्ट इसमें शामिल ना हो, ठीक है। एक तरीका और एक देसी तरीका आपको बता देता हूँ, वो क्या है ना, देसी तरीका ये है कि आप खुद ही पढ़ लें पैराग्राफ में 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तीनों सेंटेंस को अलग अलग से गूगल पर जा करना, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर से वॉइस ओवर कर लो उर्दू में। पहले एक सेंटेंस बोलो, उसकी इंग्लिश आ जाएगी, उठाओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करो। फिर दूसरा सेंटेंस बोलो उर्दू में, क्या लिखा हो उसका तर्जुमा करके आपने बोलना है, ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे क्या लिखा हो, ये उस सूरत में अगर आपको नहीं आती है तो जी। वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर इन पाकिस्तान। ले जी, हम कहते हैं ये बात खत्म होगी, इसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके गूगल में बोलूँगा, गूगल इसकी इंग्लिश लिख कर देगा, वेबसाइट वो आप गूगल जाएंगे, हम अगर इस तरह करते जाएंगे तो पेड की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। हमें कोशिश करनी है कि हमें पेड टूल जितने लेते जाएंगे उनको सेशन करते जाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे हर शाम के लिए। अगर आप पेड टूल बाय कर सकते हो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, अगर तो आप इन कामों के लिए पेड टूल्स ले सकते हो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। देखिएगा मैं आपको एक टूल भी दिखाता हूँ, यहाँ पर भी शायद इंस्टॉल होगा कुछ ऐसा। क्लियर हो गया, यानी अभी हमें करना क्या, बेसिकली करना हमें यह है कि हमें इस साइट को एडिट करना, हमें इस साइट में चेंजेस करना। साइट पे चेंजेस करने के लिए आपको थोड़ा सा कंटेंट भी होते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप जो काम करें वो रैंक भी करें, जैसे ये रैंक किया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये डुप्लीकेट नहीं होगा। अगर ये रैंक किया हुआ है तो इसका मतलब है डुप्लीकेट नहीं है। आप जरूरी नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप में से किसी एक की अच्छी है तो वो किसी एक से लिखवा सकते हैं, मुझे लिख कर दे दें थोड़ा, घर में किसी की अच्छी है उससे लिख लें, क्योंकि हमें कंटेंट नया लिखना है, हमें डुप्लीकेट नहीं करना। ये सबसे पहला फैक्टर है, कंटेंट ही मेजर की है आपकी वेबसाइट को रैंक करने। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 70% इस वेबसाइट को एडिट करने का तरीका सीखें। कुछ HTML के टैग्स वगैरह सीखे होंगे, बहुत बेसिक टैग्स की बात कर रहा हूँ, एडवांस की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हेडिंग का H1, H2, H3, H4 सीखा हुआ कि नहीं? सीखा हुआ तो बताएंगे, सीखा हुआ तो नहीं बताएंगे, ठीक है, ठीक है। आपका बैच नहीं आया कि वैसे ही 0 से स्टार्ट है? नहीं, आपका बैच नहीं आया कि पुराने स्टूडेंट हो गया? मैं इसीलिए पूछता हूँ आपने क्या किया हुआ है, एक तो ताकि रेपिटेशन ना हो, ये ना पता लगे 10 दिनों के बाद पता लगे कि सर हमने जो पढ़ा रहे हो तो मैं पहले भी पढ़ लिया हुआ, ठीक है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ताकि हम जो चीज़ पढ़े वो आपके लिए नहीं हो, आपका भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो, ठीक है, किसी का टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। जो काम करें हम बिल्कुल न्यू करें और हमें आना चाहिए। और इसके लिए HTML ये भी नहीं समझना कि मैं कहता हूँ आती है कि नहीं आती है तो आप एकदम डाउन हो जाए कि यार ये तो हमें आता ही नहीं है, अब क्या होगा। तो आप मेरी इस क्लास में बैठे हैं, मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं सिखाता कि मैंने उसे टूल सिखाना है, मैंने उसे ऐसे सिखाना है कि आप ये जो टास्क कर रहे हो ना इसके लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, आप इस तरह करें। जब हम यूट्यूब की बात करेंगे तो हमें फोटोशॉप आना चाहिए। अगर आप में से कोई डिज़ाइनर नहीं बैठा हुआ कोई परेशानी वाली बात नहीं, मैं आपको बताऊँगा थंबनेल कैसे बनाना है, आपने डायरेक्ट थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, बात समझ में आ गई। मतलब फोटोशॉप नहीं सिखाऊंगा, फोटोशॉप में जाकर जिन टूल्स पे काम करना है, 2 पे करना है, 3 पे करना है, 4 पे करना है, डायरेक्ट यहीं पे काम करना है। एक लेसन में वीडियो एडिट करनी है, फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर मैंने रखा था इसके लिए, वो मैं आपको दे भी दूंगा, आप लोग अपने घरों में इंस्टॉल भी कर लेना, अपने लैपटॉप पर भी इंस्टॉल कर लेना, सिर्फ एक लेसन में आपको वो भी यूज़ करना है। तो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पूछने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको आता नहीं होगा तो मैं
ऐसे ही बोलता रहूँगा, कल आएंगे तो आप कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मुझे पता होगा कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, तो क्या हम उधर से बात शुरू करें, ठीक है। तो ये था हमारा एक, आप समझ लो कि एक इंट्रोडक्शन का था, और मैंने आपको ये एक दिया, अब आपको प्लान क्या करना है। मैं कहा आपका प्लान क्या है वाला,